नमस्कार। आइए सुनते हैं जबरदस्ती शादी कहानी का तीसरा भाग। तभी अचानक गौरव कुमावत वहां आ गया। उसे देखकर पहले तो स्नेहा घबरा गई थी, कहीं वह कोई तमाशा खड़ा ना कर दे। मगर कुछ मिनट बैठने के बाद वह बाहर चला गया तो स्नेहा ने भगवान को धन्यवाद दिया। मगर फिर भी एक अजीब सा डर उसके दिल में मौजूद रहा, जैसे कुछ गलत होने वाला है। और फिर कुछ ही देर बाद उसे पता चला कि बारात नहीं आ रही। यह सुनकर स्नेहा को एक बड़ा सदमा लगा। जब उसकी शादी गौरव कुमावत से हो गई, इससे बड़ा भी सदमा उसे यह लगा कि इस सब के बाद उसे शक हो गया कि बारात न आने में गौरव कुमावत का ही हाथ था। वह भला अपना हुक्म रद्द किया जाना कैसे बर्दाश्त करता। वो पत्थर सी बनी सादे से हुलिये में ही फ्रंट सीट पर उसके साथ बैठी हुई थी। शादी की रस्में होने के बाद वह गुस्से में अपने कमरे में गई थी और सब कुछ नोच नोच कर फेंक दिया था। उसने एक सादा सा जोड़ा निकाल कर पहन लिया। उसे इस शादी से कोई भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि उसे उससे नफरत के शोले उसके वजूद में उठ रहे थे। अब इस सादे हुलिये में जब वो बाहर आई और उसके बराबर बैठी तो मेहमानों ने हैरत जताई। गौरव ने भी एक नज़र उसके इस रूप पर डाली, लेकिन हल्के से मुस्कुराते हुए उसने नज़र फेर ली। जबकि स्नेहा को अब और भी गुस्सा आया। वो तो उसे चिढ़ाने और गुस्सा दिलाने के लिए इस रूप में बाहर आई थी, मगर उसके चेहरे पर तो मुस्कान थी। उसके चेहरे के हाव भाव शायद गौरव ने पढ़ लिए थे। वो उसके करीब होकर उसके कान में सरगोशी करने लगा। अच्छा हुआ जो तुमने इन सारी चीज़ों से खुद को आज़ाद कर लिया, जो मेरे नाम की नहीं थी, क्योंकि वह सारी तैयारियां, वो सारी सजावट तो किसी और के लिए थी, ना कि मेरे लिए। मुझे तुम सादा हुलिये में ही चाहिए। अपने लिए सजावट मैं खुद अपने तरीके से और अपने पैसे से कराऊंगा, और फिर तुम्हारे सजे हुए रूप की तारीफ भी करूंगा। उसकी सरगोशी पर स्नेहा ने गुस्से भरी नज़र उस पर डाली। वो गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि सुजाता मासी गाड़ी के पास आई और एक बैग स्नेहा को देने लगी, जिसमें कुछ ज़रूरी सामान था। लेकिन गौरव ने उसे लेने से इनकार कर दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि वह अपनी बीवी को खुद शॉपिंग करवाएगा। और इस तरह स्नेहा उसी सादे हुलिये में गौरव कुमावत के साथ विदा हो गई। 10 मिनट हो चुके थे गाड़ी चलते हुए, और वह उससे ना तो बोला था, ना ही उसकी तरफ देखा था। गौरव के इस खूबसूरत चेहरे पर एक गंभीर खामोशी छाई हुई थी। ड्राइविंग करते हुए वो न जाने क्या सोच रहा था, जबकि कुछ ही इंच के फासले पर बैठी स्नेहा वैसे तो खामोश और एकदम सुकून से थी, मगर उसके अंदर गुस्से और नफरत का तूफान उठ रहा था, जिसमें वह गौरव को तहस नहस कर देने का इरादा रखती थी। कुछ देर के बाद गाड़ियाँ खूबसूरत से बंगले के सामने पहुंच गई। चौकीदार ने हॉर्न देने से पहले ही गेट खोल दिया। गाड़ी धीरे से चलती हुई पोर्च में आकर रुक गई। वो उतर गया और घूमकर उसकी साइड वाला दरवाज़ा खोलते हुए ठंडी आवाज़ में बोला, उतरो नीचे। उसे अपनी जगह देखकर वो एकदम होंठ खींचकर गाड़ी से नीचे उतरी। उसके उतरते ही गौरव ने उसका हाथ थामा और उसे साथ लेकर अंदर की तरफ बढ़ा। स्नेहा ने उसके हाथों से अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन गौरव की पकड़ बहुत मजबूत थी। हॉल का दरवाज़ा खोलकर जब वो उसे लिए अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ मौजूद लोग एकदम से चौंक उठे थे। यह किसे ले आए हो गौरव? सबसे पहले सोफे पर बैठी एक लड़की से बातें करती एक मॉडर्न अधेड़ उम्र औरत ने हैरानी से पूछा। मेरी बीवी है, बड़े सुकून से बताया गया। क्या उस औरत की एक चीख निकल गई। वहाँ मौजूद बाकी लोग, जिसमें 2 औरतें और एक मर्द था, हैरत से उसके साथ मौजूद स्नेहा को देखने लगे। यह क्या कह रहे हो तुम? कौन सी बीवी? कहाँ की बीवी? कहाँ से उठा कर लाए हो इसे? उस औरत ने तेज और ऊंची आवाज़ में कई सवाल एक साथ कर दिए। उठाकर नहीं लाया, इसके घर से पूरी रीति रिवाज से ब्याह कर और विदा करा कर लाया हूँ। गौरव ने भी ऊंची आवाज़ में कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमसे पूछे बिना शादी नहीं कर सकते? कौन है ये लड़की? बैकग्राउंड क्या है इसका? हुलिये से तो मिडिल क्लास की लग रही है। वो औरत अब बाकायदा जोर जोर से चीखने लगी थी। उसकी आवाज़ पर घर के बाकी लोग भी कमरों से निकल कर आए। मॉम, यह मेरी ज़िंदगी है। मैं जिससे चाहूँ शादी करूँ, और बैकग्राउंड का या क्लास से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गौरव सख्त शब्दों में बोला। यह तो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है ना? गौरव से मिलती जुलती शक्ल वाले एक लड़के ने आगे आते हुए हैरानी भरे शब्दों में कहा। मगर गौरव से पहले वो औरत चिल्ला पड़ी। क्या तुमने अपने ऑफिस में काम करने वाली एक 2 टके की लड़की से शादी कर ली? मैं अपने खानदान में, अपने सर्कल में क्या मुंह दिखाऊंगी? जहाँ से इसे लेकर आए हो, इसे वहीं छोड़ कर आओ। बेहद गुस्से से कहते हुए उसने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा, जबकि उस औरत की बात पर गौरव के माथे पर बल पड़ गए। मॉम, यह मेरी बीवी है और मैं किसी रोड से उठाकर नहीं लाया इसे, जो आप ये कह रहे हैं कि फेंक कर आऊँ। सुन लें, ये यहीं रहेगी, इसी घर में रहेगी मेरे साथ, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। पीछे उसकी माँ बुरी तरह चिल्ला रही थी।
जबकि वह आराम से उसका हाथ थामे बेडरूम में ले आया था। स्नेहा किसी बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ खींची चली आई थी। कमरे में लाने के बाद उसने उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, तुम बैठो यहाँ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वह दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया, जबकि स्नेहा बेहिस हरकत किए बैठी हुई थी। उसके कमरे से निकलते ही उसने गहरी सांस लेकर वहीं गिरने के अंदाज में बेड पर लेट गई। बदन में अब इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि अब वह और बैठी रहती। वो अभी तक हैरान थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे झटपट उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। वो तो शुभम मेहरा की बजाय गौरव कुमावत की बीवी की हैसियत से उसके बेडरूम में मौजूद थी, और उसके घर वाले, खासतौर पर उसकी माँ, तो शायद उसे कभी भी स्वीकार करने के मूड में नहीं लगती थी। हे भगवान, मैं कैसे रहूँगी इन अमीर मगरूर लोगों के बीच। वो परेशान सी इसी बारे में सोच रही थी कि तभी गौरव अंदर दाखिल हुआ। वो जल्दी से उठकर बैठी। उसके हाथों में खाने की टिलें थी जो उसने स्नेहा के पास बेड पर रख दी। खाना खाओ, हुक्म देने वाले अंदाज में कहता वह दरवाज़ा खोलकर ड्रेसिंग रूम में चला गया, जबकि स्नेहा ने नफरत भरी नज़रों से बंद दरवाजे को घूरा और खाने को नज़रअंदाज करती हुई बेड से उठकर सोफे पर आकर बैठी और हाथों में पहनी कांच की चूड़ियाँ उतारने लगी। 5 मिनट के बाद वह चेंज करके ड्रेसिंग रूम में बाहर आया तो उसे बेड की बजाय सोफे पर और खाने की ट्रे जैसी की तैसी रखी थी। उसके माथे पर बल पड़ गए। मैंने क्या कहा था, खाना खाओ, बेहद खुरदुरे शब्दों में बोला वह। मुझे भूख नहीं है, सपाट शब्दों में कहती बिना उसकी तरफ देखे उसने अपना काम जारी रखा। मिसेस स्नेहा गौरव कुमावत, मैंने तुमसे यह नहीं पूछा तुम्हें भूख है या नहीं, सिर्फ तुम्हें हुक्म दिया है कि खाना खाओ, ठंडे काटदार शब्दों में कहते हुए वो उसके करीब आकर बैठा, जबकि स्नेहा एकदम दूर खिसक गई। खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। उसकी हरकत पर गौरव ने उसे घूर कर देखा और उसका हाथ थाम लिया। मुझसे दूर रहें गौरव कुमावत। अपना हाथ उसके हाथ से खींचते हुए वह तेज शब्दों में बोली और सोफे से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। यह क्या तरीका है बात करने का। कुछ पल तक उसे हैरत से देखने के बाद वो उठकर करीब आया और गुस्से में बोला, आप यही तरीका डिजर्व करते हैं मिस्टर गौरव कुमावत। जो कुछ किया है ना आपने मेरे साथ, उसके बाद यह उम्मीद रखेंगे कि मैं आपके साथ इज्जत से पेश आऊँगी। सारा डर, सारा खौफ निकाल कर वो पलटकर गरजने के अंदाज में बोली, क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ। वो उसके करीब आकर खड़ा हुआ। कहा ना दूर रहे मुझसे। वो उंगली उठाकर वार्न करते हुए सख्त शब्दों में बोली। न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत और ताकत आ गई थी जो वो गौरव कुमावत के सामने निडर अंदाज में खड़ी हुई बोल रही थी। क्यों दूर रहूं, बीबी हो तुम मेरी, और बताओ क्या किया है मैंने। गौरव ने बाजू से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था और वो सीधा उसके चौड़े सीने से आ लगी। छोड़िए मुझे। कुछ पल एकदम पत्थर बनी रहने के बाद वो गुस्से से बेकरार हो उठी। गुस्से के मारे उस पर वहशत सवार हो गई थी। क्यों छोड़ूं, बीबी हो मेरी, हक रखता हूँ तुम पर। वो भी कठोर अंदाज में बोला और अपनी पकड़ और भी सख्त कर गया। स्नेहा का विरोध दम तोड़ने लगा। कोई राहें फरार न देखते हुए झुककर उसने गौरव के बाजू पर अपने दांत जोर से गड़ा दिए। आहा जंगली बिल्ली। वो फौरन अपनी पकड़ से उसे आज़ाद कर गया, जबकि स्नेहा जीत भरी निगाहों से उसे देखती हुई जल्दी से दूर जाकर खड़ी हो गई। तुम इतनी बदतमीज जंगली इंसान हो, मुझे नहीं पता था। अपना बाजू सहलाते हुए वह गुस्से से बोला, क्योंकि स्नेहा ने बहुत तेज़ी से उसे काटा और उसके काटने से एक लाल निशान बन गया था। अपने बारे में क्या ख्याल है, आप इंसान हैं, वो भी बराबर का, बोली। गौरव का गुस्सा बढ़ा। क्या समझते हैं कि मुझे पता नहीं चलेगा। मेरी बारात का न आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसके पीछे आपका ही हाथ है। स्नेहा की बात पर उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी की चमक उभरी। तुम्हें अपनी बारात न आने का सच में दुख है या फिर नाटक कर रही हो? आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरी बारात नहीं आई और मैं दुखी भी नहीं मनाऊं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें दुख नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। ओ शट अप। अब मेरी जग हंसाई पर मैं खुश रहूं? आप पागल हो गए हैं। आप मान क्यों नहीं लेते कि आपने मेरी बारात रुकवाई है? स्नेहा की बात पर गौरव एक पल के लिए खामोश रह गया। अच्छा ओके, सब छोड़ो। अगले ही पल वो उसके करीब आकर बोला, चलो मान लिया मेरा ही हाथ है, तो बोलो अब क्या कर लोगी। उसका अंदाज एकदम चैलेंज करने वाला था, जबकि गौरव की बात पर स्नेहा ने अफसोस भरी नज़र उस पर डालने के बाद गुस्से से मुंह फेर लिया। आंखें बेबसी और गुस्से की वजह से बरसने लगी थी। चलो छोड़ो इन सबको, आओ खाना खाते हैं, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। उसके आंसू इग्नोर करता हुआ वो उसका हाथ थामकर बेड की तरफ लाने लगा। मुझे नहीं खाना, छोड़े मुझे, स्नेहा रोते हुए चीख कर बोली और अपना हाथ छुड़वाने लगी, मगर गौरव की पकड़ मजबूत थी। उसके दोनों हाथों पर दबाव डालकर उसे बिठाने के बाद वह खुद भी उसके करीब बैठ गया और दोनों के बीच में थाली रख ली।
चेहरे के भाव इतने सख्त और करीब एकदम फैसला सुनाने वाले थे कि स्नेहा ना चाहते हुए उठ न सकी। लो खाओ, एक निवाला बनाकर उसने स्नेहा की तरफ बढ़ाते हुए नरम अंदाज में कहा, जबकि वह गुस्से से चेहरा दूसरी तरफ फेर गई। स्नेहा, मुझे मजबूर मत करो वरना बहुत पछताओगी, वो गुस्सा बर्दाश्त करने की कोशिश करते हुए बोला। स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखे और फूट फूट कर रोने लगी। गहरी सांस लेते हुए गौरव ने निवाला वापस प्लेट में रख दिया। देखो, मुझे रोती हुई लड़कियों को चुप कराने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए प्लीज़ रोना बंद करो। अब वो कठोर अंदाज में बोलता उसके चेहरे से हाथ हटा गया। स्नेहा फिर भी कुछ ना कह सकी और नजरें झुका ली। खाओ। प्लेट उसकी गोद में रखते हुए हुक्म देने वाले अंदाज में वह फिर से बोला कि वह चाहकर भी प्लेट को उठाकर फेंक ना सकी। बाएं हाथ से अपने आंसू पोंछते हुए दाएं हाथ से छोटा सा निवाला बनाकर मुंह में डाल गई। भूख बिल्कुल भी नहीं थी, मगर वह इंसान अपनी मर्जी चलाते हुए जबरदस्ती खाने पर मजबूर कर रहा था। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। कुछ ही निवाले खाने के बाद वह बेबसी से बोली तो गौरव ने उसके हाथ से प्लेट लेकर ट्रे में रख दी और ट्रे उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वो सोफे पर जाकर लेट गई और दुपट्टा अच्छी तरह खुद पर फैलाते हुए आंखों पर बाजू रख लिए। लगभग 20 मिनट के बाद वो आया था। दरवाज़ा बंद करने के बाद सीधा उसकी तरफ आया। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, यहाँ क्यों सो रही हो? चलकर बेड पर लेटो। वो फिर से एक हुक्म सुना गया। मैं यहीं ठीक हूँ। वो बेड पर सोने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए इनकार कर दिया। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि बेड पर चलो। कहने के साथ ही उसने स्नेहा को बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। मुझे नहीं जाना वहाँ। वह अब एकदम से घबरा गई थी। क्यों? वहाँ कांटे हुए हैं जो तुम्हें चुभ जाएंगे। इस बार वह आईब्रो उचकाकर बोला था। मुझे आपके साथ बेड शेयर नहीं करना, इसलिए मैं यहीं सोफे पर सोऊंगी। वो किसी बच्चे की तरह जिद्दी शब्दों में कहती वापस सोफे पर बैठने लगी, मगर गौरव ने उसकी कलाई को झटका देकर अपने करीब खींचते हुए अजीब से खुमार भरे शब्दों में कहा, क्यों? मुझसे कोई खतरा है क्या? वो सीधे सीधे उसकी आंखों में देख रहा था और वो कोई जवाब न दे पाई। चलो बेड पर, अगर मेरा मूड हुआ तो बस, तो तुम सोफे पर भी नहीं सकती। वो उसकी कलाई थामे ठंडे शब्दों में कहता बेड पर ले आया, जबकि उसकी बात का स्नेहा का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। वो तो उसकी बात का मतलब बहुत अच्छे से समझ गई थी। उसे बेड पर धकेलने के बाद वह नाइट बल्ब ऑन करता दूसरी तरफ जाकर लेट गया। स्नेहा बिल्कुल कोने में सिमट कर लेट गई। गिर जाओगी पागल। कुछ सेकंड तक उसे बेड के कोने पर सिमटते देखता रहा। फिर अगले ही पल गौरव ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा था और वह एकदम उसके सीने से आ लगी। चुप करके लेटी रहो, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूँगा। उसने अपनी पकड़ से निकलने की जद्दोजहद करते देख वह उसे काफ़ी डांटने वाले अंदाज में बोला, तो वो विरोध करना एकदम से छोड़ चुकी थी। बेफिक्र रहो, कम से कम इस मामले में गौरव कुमावत तुम पर जबरदस्ती नहीं करेगा। खुद पर और उस पर कंबल डालते हुए उसने स्नेहा के कान में सरगोशी की तो वह एकदम सुकून से होती आंखें बंद कर गई। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगी थी और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो चुकी थी। शायद दिन भर की थकान इतनी ज़्यादा थी कि वह जल्दी ही नींद में चली गई, जबकि गौरव ने सर उठाकर उसकी गहरी नींद में जाने की तसल्ली की और फिर धीरे से अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। अपना स्पर्श उसके माथे पर छोड़ने के बाद वह भी सुकून से होते हुए आंखें बंद कर गया। सुबह उसे जबरदस्ती अपने साथ नाश्ते की टेबल पर भी लेकर आया। उसकी माँ उसे देखते ही वहां से वर्कआउट कर गई थी, जबकि बाकी लोग खामोशी से नाश्ता करते रहे। लेकिन गौरव को किसी की भी परवाह नहीं थी। वो सबको इग्नोर करता हुआ बड़ी मोहब्बत से एक एक चीज़ को उठाकर उसके सामने रख रहा था और खाने की जिद कर रहा था, जबकि स्नेहा शर्मिंदा हुई जा रही थी। नाश्ते के बाद वह उसे मॉल लेकर आया। चाहता था कि वह अपनी पसंद से शॉपिंग करे, मगर स्नेहा खामोश रही। उसके बार बार कहने के बावजूद भी उसने कोई चीज़ पसंद नहीं की तो मजबूरन गौरव को अपनी पसंद से उसे शॉपिंग करवानी पड़ी। शॉपिंग के बाद उसे लेकर घर छोड़कर वह खुद ऑफिस चला गया। वो एक ड्रेस निकालकर नहाने जा रही थी कि तभी गौरव की माँ कमरे में दाखिल हुई और स्नेहा का दिल डर से धड़कने लगा। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि सामने वाला उनके दबदबे में आ ही जाए, मगर वह तो रात उनका गुस्सैल रूप भी देख चुकी थी। क्या परवरिश करते हैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कियों के माँ बाप? नौकरी के बहाने अमीर लड़कों को फंसाने की शर्म तो बिल्कुल नहीं आती ना? दौलतमंद बनने का ये रास्ता सबसे आसान नजर आता है तुम लोगों को। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर कि तुमने मेरे बेटे को अपना दीवाना बना दिया? गौरव की माँ के जहर से भरे इस शब्द पर स्नेहा का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। मैंने आपके बेटे को नहीं फंसाया, उसने खुद अपनी मर्जी से मुझसे शादी की। वो गुस्सा बर्दाश्त करते हुए बोली, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन कर लूँगी? तुम ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लड़के फंसाने में बड़ी माहिर लगती हो तुम। लड़कियाँ
वो नफरत भरे शब्दों में अपना जहर उगल रही थी। स्नेहा लाल पड़ते चेहरे के साथ चुपचाप उनकी बकवास सुन रही थी। तुम्हें मैं अपने बेटे की जिंदगी में ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगी। दिल की भड़ास निकालने के बाद वो उंगली उठाकर वार्निंग देती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि स्नेहा एकदम से बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। दोपहर को नौकरानी खाने का पूछने आई। यकीनन उससे गौरव ने कहा होगा कि स्नेहा के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया। दोपहर से शाम और फिर शाम से रात हो गई और वह एक ही पोजीशन में अपने कमरे में लेटी रही। गौरव रात को आया तो उसे घुटनों में सर दिए रोता देखकर हैरान हुआ। हालांकि नौकरानी से यह बात जान चुका था कि उसकी माँ उसके पास गई थी। आज के लिए इतना ही। कहानी के अगले भाग में सुनेंगे कि स्नेहा की जिंदगी में आखिर आगे क्या हुआ था। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।